हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा 20 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक जो आपके 2027-2028 को टारगेट करते हुए मैंने कवर किए हैं। और दोस्तों इसका एक ही उद्देश्य है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि एक ही जगह पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो द हिंदू की हो, इंडियन एक्सप्रेस की हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की हो या पीआईबी की हो, सभी की जितनी भी इंपॉर्टेंट जो खास इंपॉर्टेंट लगती है मैं उन पर फोकस करता हूं। अननेसेसरी बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो फिल्टर करके मैंने आपको बनाई है कि कम से कम इनको तो आपको याद रखना ही चाहिए, इनके नोट्स आपको बनाने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर इनको आपने कंपाइल कर लिया तो समझ लो कि 50% आपका करंट अफेयर इसी से कवर हो जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा ही। और सबसे बड़ी चीज मैं जो इसमें डिस्कस करता हूं दोस्तों वो ये है कि टॉपिक टॉपिक का बैकग्राउंड और टॉपिक की रिलेवेंसी क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, साथ के साथ इसके नोट जरूर बनाते रहिएगा। लेकिन हाँ, एक वन मोर थिंग आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए, और आज के कई महत्वपूर्ण टॉपिक में आप लोगों को आज कवर करूंगा जो आप लोगों को याद रहने चाहिए। सबसे पहले तो आपको मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, जिससे कि आपको इस क्लास की पीपीटी साथ के साथ आपको मिलती रहे। और साथ के साथ आपको मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए सभी करंट अपडेट्स के और सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ओके, आज सबसे पहला एक टॉपिक है भारतीय ई कॉमर्स परिषद। ये रहा ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये क्यों चर्चा में आई, ये है क्या? दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये है क्या, ये कैसे काम करती है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या है। देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने डिजिटल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, किसने लॉन्च किया है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। क्यों किया है? डिजिटल व्यापार के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच बनाने के लिए। तो यानी कि ये चर्चा में क्यों है, इसी में तीनों चीजें आपकी आ गई हैं, किसने बनाया, क्यों बनाया और इसको लॉन्च किया। दो तीन चीजें। अब बात आती है इसके बैकग्राउंड को लेकर के, जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझना चाहिए और जानना चाहिए रियली में इसके एक एक एंगल को। देखिए, भारत का डिजिटल व्यापार अब केवल रिटेल तक सीमित नहीं है, इसमें मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और एआई जैसी चीजें शामिल है। मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, सामान भेजना, लॉजिस्टिक उनको स्टोर करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, देन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें भी अब इसमें डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है ना? तो अलग अलग मंत्रालयों के नियमों के टकराव को रोकने के लिए एक आपकी अपेक्स बॉडी हमको रिक्योर थी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह की चीजों का सामान, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज, जिसकी वजह से मिनिस्ट्रीज में आपस में डिस्प्यूट होता था या कोई प्रॉब्लम होती थी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के। दैट्स वाई इन्होंने एक अपेक्स बॉडी का गठन किया है और एमएसएमई को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में इसकी मदद करेगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम जो हैं उनको प्रमोट करने में इससे हेल्प मिलेगी। सो इट इज द बैकग्राउंड फॉर इंडियन, सॉरी, ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय ई कॉमर्स परिषद के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हम जीएस पेपर 3 आपके डिजिटल इकोनॉमी के एडमिनिस्ट्रेशन और एमएसएमई के विकास के लिए एक स्टेप मान सकते हैं। तो ये है ईसीआईसी आईएमएआई, इन दोनों का कोलैबोरेशन है, इसने इसको बनाया है। इसका काम है लॉजिस्टिक डिलीवरी, मोबाइल डिजिटल पेमेंट्स, एमएसएमई को बढ़ावा देना और एआई जैसी चीजों के माध्यम से इसको फिल्टर करके आगे प्रमोट करना। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 सेगमेंट्स। ओके, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा, ढंग से नोट कर लीजिएगा। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखने चाहिए, ईसीआईसी के मुख्य कार्य और इसकी संरचना क्या है। देखिए, ईसीआईसी सरकार, उद्योग और एमएसएमई के बीच एक सेतु का काम करेगा। ध्यान रखना, इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन दोनों और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करेगा। संस्थापक सदस्य कौन है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे 70-80 प्रमुख कंपनियां इसमें शामिल हैं संस्थापक सदस्यों में, जो इसके साथ एसोसिएट होंगी ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मुख्य फोकस क्या है? क्रॉस बॉर्डर व्यापार, डिजिटल पेमेंट और लॉजिस्टिक और एआई चीजों पर फोकस करना है। एक देश से दूसरे देश के बीच में सामान की आवाजाही और तमाम सारी चीजों के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आईएएमएआई की भूमिका क्या है? यह 2004 में बनाया गया था, एक गैर लाभकारी संगठन था, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो डिजिटल सेवाओं को प्रतिनिधित्व करता है, उनको बढ़ावा देता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। भविष्य की योजना क्या है? इंडियन ई कॉमर्स समिट को एक वार्षिक वैश्विक मंच बनाने की इसकी एक योजना है कि हम एनुअली एक इंडियन ई कॉमर्स जो समिट है उसको आयोजन करें। तो ई कॉमर्स है, लॉजिस्टिक है, डिजिटल पेमेंट है, एआई है और एमएसएमई का निर्यात है। बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए विशेष तौर पर इसको डिजाइन किया गया है, और जो मिनिस्ट्रीज में जो डिस्प्यूट होते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए भी, ठीक है ना। तो लोकल टू ग्लोबल का विजन इसके साथ जुड़ा हुआ, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर इसको यूज कर सकते हो। तो इसके ये आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए। होपफुली कि आपको समझ में आ गए होंगे, और मैंने उतने ही पॉइंट लिखे हैं जितना आपको जरूरत है। इसका एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए। सोचिएगा एक पेज के आधे पेज में या एक पेज पर पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसकी। अब काम हो गया। लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। अब चलिए अगला एक टॉपिक और है, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन, वाइको, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल को लेकर के। संघाई चीन में 29 देशों ने ग्लोबल साउथ पर केंद्रित वाइको की स्थापना के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यस, ये रहे, इस पर 29 देशों ने मिलकर के कि वाइको का एक संगठन बनाया जाए, ठीक है ना। यह स्वतंत्र और अंतर सरकारी संगठन है। 29 देशों में कोई भी जी7 का सदस्य इसमें शामिल नहीं है। यह पश्चिमी देशों के कड़े एआई नियमों का एक वैश्विक विकल्प है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो एआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उनको थोड़ा सा लिबरल करने के लिए यह बनाया गया है अपने स्तर पर। ये रहा, लेकिन ध्यान रखने का, अब ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 वो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में आता है। एआई एडमिनिस्ट्रेशन, ग्लोबल एआई गवर्नेंस और भू राजनीति में एक साथ इस ये जुड़ जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें देखा जाए तो मंगोलिया नहीं है, चाइना है और रशिया है, ये बहुत सारे ईरान वगैरह देश हैं, बहुत सारे कई सारे कंट्रीज हैं। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लगभग 29 कंट्रीज है अप्रोक्सीमेटली, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है। अब इसमें एआई तकनीक पर अमीर देशों का एकाधिकार को तोड़ करके समान पहुंच बनाने के लिए इसका परिकल्पना की गई है, ठीक है ना। इसमें क्या होगी? संप्रभुता होगी, यानी सख्त प्रबंधों के बजाय राज्य की संप्रभुता पर बल दिया जाएगा। दूसरा, ओपन सोर्स, गरीब देशों को पश्चिमी महंगे एआई पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए ओपन सोर्स एआई डीप सीक को बढ़ावा देना है। तीसरा, यूएन के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कड़ाई से पालन करेगा जिससे कि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो। और चौथा, 2026 का संघाई सम्मेलन अब एक स्थायी कूटनीतिक मंच बन गया है। ये इसका कंसेप्ट है। ओके, तो ध्यान रखिए वाइको का है, पश्चिमी एआई का कंसेप्ट ये रहा। सख्त नियम प्रतिबंध लगाते हैं, तकनीक को क्लोज कर रखा है, ठीक है ना। और जी7 का प्रभुत्व ज्यादा है, यहां पर ऐसा नहीं है। यह ग्लोबल साउथ का होगा, ओपन सोर्स होगा, समान पहुंच होगी, सभी के लिए बराबर एक्सेसिबिलिटी होगी। तो ये रहा आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक चीज जरूर आप लोग क्या कीजिए भाई, कम से कम क्लास कैसी है कैसी नहीं है कम से कम बता दिया कीजिए। अच्छी है, टॉपिक अच्छे हैं, उनको एक्सप्लेन सही से किया गया है या नहीं किया, आपको कितना अच्छा लगता है, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, कमेंट करके बताइए। या फिर आप एक चीज़ और आप कर सकते हैं, कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। भाई क्या करें, आपसे ऐसे ही लाइक करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना उसके तो करते नहीं हैं। चलिए खैर, अगला तीसरा इकोनॉमी का आज एक और टॉपिक, सेबी की बॉस स्कैम पर चेतावनी। अब ये क्या है कि बॉस स्कैम क्या है? सेबी तो हम लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत के शेयर बाजार का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको लेकर के सेबी ने कॉर्पोरेट जगत में बढ़ रहे नए साबर वित्तीय फ्रॉड, बॉस स्कैम, सीईओ इंप्रेशनेशन फ्रॉड को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। आखिर ये होता क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे कि भाई बॉस जो है सीईओ होता है, इंपर्सनेशन फ्रॉड वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ये देख, गृह मंत्रालय के आई4सी इंडियन साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन सेंटर के इनपुट पर यह आधारित है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसमें क्या होता है, धोखेबाज लिंक्डइन जैसी साइट से कंपनी के अधिकारियों की जानकारी चुराते हैं, कंपनी के अधिकारियों की जानकारी चुराते हैं और कर्मचारियों को डराकर या भ्रमित करके अवैध पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। ये रहे उनकी इंफॉर्मेशन लेकर के वहां के एम्प्लॉइज को वहां पर डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई उनकी तरफ से मैसेज आया है, अगर कल को तुमको ये करना है तो सोच लो, मैं उनका सीए बोल रहा हूं, उनका पीए बोल रहा हूं, उनका ये बोल रहा हूं, अब आप देख लो भाई। इनडायरेक्टली वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ लीजिए इस तरह की बहुत सारी चीजें, कुछ भी। यह पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी और एआई के जैसी चीजों के दुरुपयोग से संबंधित है, उसमें आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। बॉस स्कैम के तरीके और बचाव क्या होते हैं? अपराधी एआई और मेलवेयर का इस्तेमाल करके सी सूट अधिकारियों की नकल करते हैं, जैसे लिंक्डइन से उन्होंने जानकारी चुराई और एआई डिफेक्ट कॉल व्हाट्सएप हैक करके उनको कॉल किया जाता है। यूपीएसआई का डर दिखा करके अर्जेंट डिमांड किया जाती है, ठीक है ना? और म्यूल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। म्यूल अकाउंट यानी कि डुप्लीकेट फर्जी अकाउंट होता है, उसमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा या नहीं होगा, अब आप तुम देख लो, वहां पर ये सारी चीजें हो रही है। एक्स वाई जेड। इसमें तरीका क्या है? डीप फेक एआई सीईओ की आवाज और चेहरे की नकल कर अर्जेंट पेमेंट मांगते हैं। तरीका सोचिएगा। अब यूपीएसआई क्या होता है? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यूपीएसआई, यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर नहीं होता, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अपराधी इसे गुप्त जानकारी बताकर कर्मचारी को किसी से चर्चा न करने से रोकते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुमको आना है तो सोच लो, ये करना है तो सोच लो, तुम्हें प्रमोशन पाना है तो ये कर दो, तमाम तरह की चीजें। अब तरीका भी क्या है? सेशन हाईजैकिंग, वायरस भेजकर कर्मचारी का व्हाट्सएप और वेब हैक कर लिया जाता है। अब इसका बचाव कैसे है? केवल मैसेज पर भरोसा ना करें, सीधे कॉल करके पुष्टि करें, आउट ऑफ बैंड वेरिफिकेशन। सीधे कॉल करें, उनके नंबर पर कॉल करें, उससे फिर बात करें, तब तो इसका एक बचाव का तरीका है। ये साइबर क्राइम फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, यस, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब एक है मानसवल झील, ये इकोलॉजी एनवायरमेंट से संबंधित मुद्दा है, आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बात ये आती है मानसवल झील है कहां, यही क्वेश्चन बन जाता है। जम्मू कश्मीर की मानसवल झील में पारिस्थितिकी सुधार के बाद कई दशकों बाद प्रवासी पक्षियों की वापसी हुई है। जब उसकी साफ सफाई हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं, उसका इको टूरिज्म, इको जो सिस्टम है बेहतर हुआ है, तो प्रवासी पक्षी भी वहां पर आना शुरू किए हैं। तो ये रहा। अब ये है कहां जम्मू कश्मीर में? गांदरबल जिले के झेलम घाटी में स्थित है। पहली बात ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, 13 मीटर गहरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है आप में से किसी को ना पता हो, भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? इट इज मानसवल झील। सफाई अभियान और डीविडिंग, जलकुंभी को हटाने से झील का पानी फिर से साफ हो गया है और उसकी वजह से पक्षी वगैरह सब वापस लौटे हैं। झेलम नदी की, झेलम की जो घाटी है उसके पास में ये मानसवल झील, एक तरफ बुलर झील है, एक झेलम नदी है, मानसवल झील है, बिल्कुल पास में है। ओके, अब की पॉइंट क्या है? झील का वैज्ञानिक प्रबंधन, वाटर बजटिंग, इसकी रिकवरी का मुख्य कारण है। उत्तर में करेबा पठार है और दक्षिण में औटुंग पहाड़ियां हैं। ये ध्यान रखना, उत्तर और दक्षिण, ये बेसिकली पक्षियों का स्वर्ग है। विशेषकर मल्लाड और हुप जैसी 40 से अधिक प्रजातियों की वापसी स्वच्छ जल का जैविक संकेत है, क्योंकि ये जो पक्षी हैं ये तभी आते हैं जब पानी साफ होता है, अदरवाइज नहीं आते हैं। हुपू और मल्लाड जैसे पक्षी हैं विशेष तौर पर। यह मोनोमिस्टिक झील 1200 से अधिक भूमिगत चश्मों से भरती है। छोटे छोटे चश्मे, झरने झरने टाइप के हैं, उनसे पानी आता है, उसमें पानी एक स्टोर होता रहता है। ये रहा, 1200 से ज्यादा। पास में नूरजहां द्वारा निर्मित झरोका बाग भी स्थित है यहीं पर, इसी के पास में है झरोका बाग। तो इनको इंपॉर्टेंट तरीके से आप देख लीजिएगा। 12,000 ग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, उनसे ये वापस पानी इसमें आता है, भूमिगत चश्मों से ये पानी भरता रहता है, साफ सुथरा पानी। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नोट कर लीजिए एक एक चीज, जब एग्जाम आएगा तब आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं,
और इससे कम से कम देखिए क्वेश्चन कितने मिलेंगे अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप जब इतना कवर करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ट होगा कि मैंने इतना पढ़ रखा है। बाकी ट्रेडिशनल तो है ही है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। एक इंपॉर्टेंट स्कीम और भी है, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अब ये क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। वर्चुअल उद्घाटन किया 20 से अधिक राज्यों में 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन का। यह रेलवे मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू की गई एक योजना थी। पहली बात, इसमें देश भर में 1300 से अधिक स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी बात, यह रेलवे को अस्थायी मरम्मत से हटाकर दीर्घकालिक शहरी नियोजन की ओर लेके जाता है। यानी कि टेम्पररी उसकी फिटिंग वगैरह नहीं करनी है, टेम्पररी उसकी मरम्मत नहीं करनी, मेंटेनेंस नहीं करना है, एक प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए उसको सस्टेनेबल बनाना है। ये जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो, ये रहे। तो यानी कि ये स्टेशन है और बाहर पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें डेवलप करनी है। ये रहे कुल मिलाकर के। इसका मतलब है विरासत भी विकास भी का दृष्टिकोण है। स्टेशनों को सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह से बदलकर शहर के मुख्य व्यवसायिक केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। इसमें संस्कृति है, डिजाइन में स्थानीय इतिहास और वास्तुकला की झलक होगी। नंबर 2, कनेक्टिविटी, इसमें आराम से मेट्रो, बस और टैक्सी से सीधा जुड़ाव होगा। नंबर 3, वो ओएसपी असिस्टेंस, एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्थानीय कारीगरों को प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। एक शहर का अपना एक उत्पाद होता है, तो एक स्टेशन का एक उत्पाद होगा, उसको ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। और समावेशी, दिव्यांग फ्रेंडली, चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे और दिव्यांगों के लिए विशेष रैंप आपकी बनाई जा रही हैं, जिससे कि दिव्यांग भी आसानी से चल सके, चढ़ सके, उतर सके। ये इसके कंसेप्ट है। 4 चीजें हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि इन चारों में से कौन से सही हैं और कितने सही हैं। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? चलिए, अगला एक टॉपिक है 5वीं बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5वें बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। तो अभी कहां हुई थी बैठक? नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? अजीत डोभाल ने। सदस्य देशों ने समुद्री आपदा राहत के लिए नए दिशा निर्देश अपनाए हैं। समुद्री राहत आपदा के लिए ये। अब बिम्स्टेक में देखा जाए तो कौन कौन है, ये भी ध्यान रखने का, ये इतना पूरा हिस्सा है ये हमारा, इसको मैं पूरा करेक्ट कर देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये रहा ये पूरा। ये पूरा का पूरा हिस्सा है ये। ओके एवरीबॉडी, तो ये आपका एक कंसेप्ट है। और इसकी बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा से की गई थी। बैंकॉक घोषणा से की गई थी। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में 2022 में इसका आधिकारिक चार्टर अपनाया गया था। तो ये जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में भारत की नेबरहुड फर्स्ट कूटनीति से में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कहीं पर भी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है ना? इसमें कौन कौन सदस्य हैं? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है। 1 2 3 4 5 6 और श्रीलंका 7। ये रहे, ये पूरी की पूरी एक बिम्स्टेक का कंसेप्ट है। ठीक है, अब की पॉइंट क्या है? बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, बिम्स्टेक दोनों में कनेक्ट होता है। 7 कार्य क्षेत्र हैं, इसमें 7 पिलर बनाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा का नेतृत्व भारत कर रहा है इन सभी देशों का। सेपरेटली आर्थिक ताकत विश्व की आबादी का 22% और 5 ट्रिलियन की जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, ये एक छोटा सा ग्रुप। सागर विजन भारत के हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को बनाता है भारत को। और सार्क का विकल्प
पाकिस्तान के वीटो से ठप पड़े हुए सार्क का ये एक सफल विकल्प है। बस इसमें से सार्क में से इसमें हटा दीजिए इसको, पाकिस्तान को हटा दीजिए, तो एक तरीके से क्या बच गया? ये रहा। सार्क में देखा जाए तो कौन-कौन है? आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ऐड कर दीजिए, इधर से आपका थाईलैंड वगैरह को हटा दीजिए। इस तरीके से सार्क बन जाता है, उसको रिप्लेस कर रहा है। और अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, वो है नौसेना में MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। ये रहे, सी हॉक। अब ये चर्चा में क्यों आए? भारतीय सेना ने कोच्चि के INS गरुण बेस पर अमेरिका से मिले नए MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टरों के बैच को शामिल किया है अपने। किस पर? INS गरुड़ बेस पर। ठीक है, यह भारत की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए किया गया है। भारत ने अमेरिका से 24 चॉपर का सौदा किया था, जिसमें से 21 मिल चुके हैं, 3 रह गए। ये पुराने ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे। ये हो सकता है ये पूछ लिया जाए किसकी जगह पर ये लिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस में इसको आप देख सकते हैं। की पॉइंट क्या है? इसकी मारक क्षमता, इसकी बेहतरीन। देखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन नौसैनिक हेलीकॉप्टर रोमियो पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में माहिर है। इसको रोमियो भी कहते हैं। सेंसर और रडार, इसके रडार समुद्र की लहरों के बीच भी पनडुब्बी की छोटी पेरिस्कोप को पहचान लेते हैं। इसके जो सेंसिटिव रडार है। हथियार, इस पर MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो और हेलफेयर मिसाइलें शामिल हैं, लगाई गई हैं। यह अंतर संचालित इंटरऑपरेबिलिटी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी इसे चलाते हैं, जिसमें मालाबार अभ्यास में तालमेल करने में बड़ी सहायता मिलती है। पारदर्शिता, इसे अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत सीधे खरीदा गया है। तो एडवांस रडार और ड्रिपिंग सोनार सिस्टम है, सबमरीन डिटेक्शन है और तुरंत उसके बाद MK-54 टॉर्पीडो लॉन्च है, सामने वाले की पनडुब्बी सबमरीन खत्म। ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, और एक है इंपॉर्टेंट, केरल का अनियुट्टू महोत्सव। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, अनियुट्टू महोत्सव कहां मनाया जाता है, किस राज्य का है? यह आर्ट एंड कल्चर में आपका इंपॉर्टेंट बनता है। केरल की वास्तुकला और वहां के टेम्पल और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। केरल के त्रिशूर में ऐतिहासिक श्री वडक्कुनाथन मंदिर के मानसून के महीने की शुरुआत वार्षिक अनियुट्टू महोत्सव संपन्न किया गया। कंडीशन क्या है कि यह मलयालम महीने के कर्ककिडकम के पहले दिन आयोजित किया जाता है। मलयालम महीने का जो पहला दिन होता है कर्ककिडकम, उसके दिन इसमें बिना किसी सजावट के हाथियों को आयुर्वेदिक भोजन खिलाया जाता है। उनको सजाया वजाया नहीं जाता, सीधा सीधा आयुर्वेदिक भोजन होता है। यह अनुष्ठान भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए प्रसिद्ध है, उनकी समृद्धि से जुड़ा हुआ है। ये रहा। ओके, ये ध्यान रखना। बड़कुनाथन मंदिर और आयुर्वेद का संगम, ये देखेंगे तो आपका ये रही। केरल की वास्तुकला द्रविड़ शैली से थोड़ी सी अलग है। इसमें शंक्वाकार छतें होती हैं, जिस पर तांबे की चादर होती है। ये रही शंक्वाकार। ये इंपॉर्टेंट है, केरल की अपनी शैली जो भारी बारिश से इसको बचाती है। घी का शिवलिंग, इसका मुख्य शिवलिंग सदियों से चढ़ाए गए घी से ढका हुआ है। हर साल सदियों से चढ़ाया जाता है, वो पिघलता ही नहीं है। जो कभी नहीं पिघलता, कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसके अंदर परशुराम से जुड़ाव, किंवदंती यह है कि इसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि केरल भूमि किसकी है? परशुराम की भूमि है। समुद्र ने उनको दिया था। ये आयुर्वेद का आहार, हाथियों के भोजन में गुड़, शहद और जड़ी बूटियां होती हैं, जो भारी मानसून में उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ये इसका कंसेप्ट है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के। सभी लोग कमेंट किया कीजिए, भाई क्या जाता है यार, एक बार कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो आप कर ही सकते हो ना। अच्छा है, बुरा है, सारी चीजें हैं, इसमें कुछ सजेशन दे सकते हैं कि और क्या किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। बाकी तो देखिए, मैं वीकली करंट अफेयर में आप लोगों को एमसीक्यू इसके डिस्कस कर ही देता हूं, तो आपका काफी हद तक रिवीजन हो जाता है। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।